तीन कर्तव्यों से प्रेरित है। ठीक है ना। कर्तव्य भवन में ये बजट पहली बार क्या किया गया है, तैयार किया गया है। ठीक है ना, क्लियर। तो उसमें तीन कर्तव्य जो है ये आपको पता होने चाहिए। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि निम्नलिखित तीन कर्तव्यों में से कौन है कौन नहीं है। ठीक है ना। पहला दिया है उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने। उत्पादकता का मतलब क्या, प्रोडक्टिविटी, और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ाने तथा वैश्विक उथल पुथल के परिदृश्य में लचीलापन लाकर आर्थिक विकास को तेज करना और उसकी गति बनाए रखना। ठीक। दूसरा है भारत की समृद्धि के पथ पर, ठीक है ना, सशक्त साझेदार। सशक्त साझेदार का मतलब जो पावरफुल पार्टनरशिप होती है। ठीक है ना, पार्टनर हो बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और उनकी क्षमता बढ़ाना। ठीक है ना, क्लियर। भारत की समृद्धि के पथ पर सशक्त साझेदार बनाने के लिए। ठीक है ना। ये व्यापार में आप लोग देखते हैं कि साझेदारी समझौता होता है। ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा क्या, सेपा। सेपा का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एक तरह का FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो अलग अलग देशों के साथ सेपा है। तो भागीदारी वहां सुनिश्चित की जाती है। ठीक है ना। व्यापार में कैसी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, आप किसी भी कार्य में ले लो। अगर कोई कार्य आज हो रहा है तो वो PPP आधारित हो रहा है। PPP का मतलब क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी। ठीक है ना, क्लियर। तो वहां भी भागीदारी, अगर वहां सशक्त भागीदार नहीं होगा तो क्या कार्य सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। इस वजह से भागीदारी भी समृद्धि के लिए सशक्त भागीदार की हमें क्या है, आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तीसरा दिया हुआ है सरकार की सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुकूल यह सुनिश्चित करना कि सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय और क्षेत्र के संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच उपलब्ध हो। संसाधन यानी रिसोर्सेस, ठीक है ना, सुविधा और अवसर, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, ये सब क्या हो, उपलब्ध हो। बजट अनुमान आ जाइए। बजट अनुमान गैर ऋण प्राप्तियां कुल व्यय क्रमशः, ठीक है ना, 36.5 लाख करोड़ और कुल व्यय जो है वो हमारी कितनी है, 53.5 करोड़ रुपए का अनुमान है। केंद्र सरकार की शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। ठीक है ना, क्लियर। इसमें क्या है, सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड़ रुपए और दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधारी 11.7 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। अभी डेटा को रहने दीजिए। ठीक है ना, क्लियर। इसमें मेन चीज अभी देखिए कि क्या अभी पर एक नजर में आपको क्या वो होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। आगे यहाँ दिया हुआ है बजट अनुमान 2026। ठीक है ना, बजट अनुमान 2026 में राजकोषीय घाटा GDP का 4.3 रहने का अनुमान है। इसे पॉइंट को नोट कीजिएगा। ठीक है ना, ये कई बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं कि बजट अनुमान यानी बजट एस्टिमेशन, ठीक है ना, क्लियर। 2026-27 में राजकोषीय घाटा, ठीक है ना, GDP का कितना रहने का अनुमान है, तो आपका 4.3। और वर्ष 25-26 के बजट में संशोधित, ठीक है ना, यानी रिफॉर्म्ड जो भी है, राजकोषीय घाटा 25-26 के बजट अनुमान GDP के 4.4% के क्या है, समान है। ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा। तो ओवरऑल आपको कितना, 4.3, ये याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर। दिया हुआ है ऋण से GDP अनुपात संशोधित अनुमान 25-26 में GDP के 56.1% की तुलना में, ठीक है ना, 26-27 में GDP का 55.6% रहने का अनुमान है। ओवरऑल इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आपका कौन सा है, 4.3 है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, कि 4.3 यहाँ सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पहले कर्तव्य के बारे में दिया हुआ है। क्या पहला कर्तव्य क्या है, आर्थिक विकास को तेज रखना। ठीक है ना, तेज करना और बनाए रखना, तेज रहे और उसको तेज के लिए अग्रसर करना। ठीक।
तथा 6 हस्तक्षेपों का प्रस्ताव है। ठीक है ना, इसके लिए कितने हस्तक्षेप हैं? 6 हस्तक्षेप। ठीक है ना, मतलब प्रथम कर्तव्य के लिए कितने हस्तक्षेप? 6। ठीक, अब जानिए यहां दिया है 7 रणनीतिक फ्रंटियर क्षेत्रों में निर्माण। एक है बायोफार्मा शक्ति। ठीक है ना, बायोफार्मा शक्ति, बायोफार्मा हमने आपको कल बताया था कि किस इकोनॉमी में आता है? व्हाइट इकोनॉमी में। ठीक है ना, क्लियर? तो ये व्हाइट इकोनॉमी से रिलेटेड है बायोफार्मा। इसमें क्या है कि ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, ठीक है ना, के जरिए स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर करने की रणनीति। ठीक है ना, मतलब इसमें हम लोग ये बेहतर करेंगे किसके चलते? ज्ञान के, नॉलेज बेस्ड, दूसरा टेक्नोलॉजी बेस्ड और तीसरा हमारा इनोवेशन बेस्ड। ठीक है ना, इन तीनों को लेकर के आज उसमें क्या बेहतर करने की रणनीति है। भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से अगले 5 वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 10,000 करोड़, कल भी आपको बताया था 10,000 करोड़ बायोफार्मा में। ठीक है ना, क्लियर? तो 10,000 करोड़, ठीक, बायोफार्मा फील्ड में। आगे आइए, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। 5 वर्षों में 10,000 करोड़। जीडीपी कितनी? 4 राजकोषीय घाटा का 4.3। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। आगे आइए, 3 नए फार्मास्यूटिकल शिक्षा अनुसंधान संस्थान। ठीक है ना, NIPER। ठीक है ना, क्लियर? मतलब क्या? P का मतलब हो गया फार्मास्यूटिकल, E का मतलब हो गया एजुकेशन, R का मतलब हो गया रिसर्च। ठीक है ना, क्लियर? भाई नए हैं, ठीक, क्लियर? तो यहाँ ध्यान में रखिएगा। और N का मतलब आपका नेशनल हो ही जा रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। समझ में आ गया? ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। खत्म? ठीक, मतलब 3 हमारे नए फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे। ठीक है ना, राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक, ये पहला हो गया। और 7 मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के लिए बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क होगा। ठीक है ना, तो अब पूछा जाएगा कि बायोफार्मा फील्ड में कितने राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूशंस खुलने की बात कही गई है? 3। ठीक है ना, कितने हजार करोड़ 5 वर्षों में? 10,000 करोड़। ठीक है ना, राजकोषीय घाटा कितना चल रहा है? 4.3। ठीक है ना, बस अब आगे 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल्स स्थलों का नेटवर्क बनाया जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? इंडिया क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का नेटवर्क बनाया जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल समझ रहे हैं? आपको बताया था मैंने जब मेडिकल एथिक्स पढ़ा रहा था। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या कि मान लीजिए कि कोई दवा है, वो मरीज पर ट्रायल करना, उसका प्रयोग अनुप्रयोग जानना कि उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। दैट पर्टिकुलर इज क्या? क्लिनिकल ट्रायल। ये क्लिनिकल ट्रायल है। ठीक है ना, जैसे आपने कोई दवा ईजाद की, ठीक है ना, मनुष्य पे आपको डर लग रहा है कि आप मनुष्य पे किए तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, वो उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो आपने जानते हैं क्या किया? किसी कुत्ते पे कर लिया या बिल्ली पे कर लिया या चूहे पे कर लिया। ठीक है ना, वो भी मैमल्स हैं, मनुष्य भी मैमल्स है। उसने क्या किया? मतलब आप उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करिए, और जब क्लिनिकल ट्रायल किए तो जो भी प्रभाव आया, चाहे वो अच्छा प्रभाव हो चाहे वो बुरा प्रभाव हो, वो किस पे आया? जिस जानवर पे आपने क्रिया किया। तो मतलब ओवरऑल ये क्या है? ये क्लिनिकल ट्रायल कहलाता है। ये क्या है? क्लिनिकल ट्रायल कहलाता है। तो ओवरऑल आपको क्लिनिकल ट्रायल के बारे में जानना है। तो हम क्लिनिकल ट्रायल स्थल कितने बना रहे हैं? 1000। ठीक है ना, 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडियन क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है ना, आगे आइए, उपकरण और सामग्री बनाने फुल स्टेक दिया है। उपकरण और सामग्री बनाने फुल स्टेक इंडिया आईपी डिजाइन करने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जा रहा है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर?
मतलब क्या कि ये सेमीकंडक्टर मिशन दूसरा शुरू किया जा रहा है। पहला हो चुका एक बार, अब दूसरा, ठीक। और किस लिए भाई? फुल स्टैक इंडिया आईपी डिजाइन करने के लिए, ठीक है ना, और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए, यानी सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए। अप्रैल 2025 में आरंभ इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे विनिर्माण योजना को गति देने के लिए बजट को बढ़ा करके 40,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव, ठीक है ना। ये किसके लिए है? सेमीकंडक्टर मिशन के लिए। कितना? 40,000 करोड़ रुपए, ठीक है ना। कलपुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे बनाना है, ठीक है ना। ये सब सारे किस में आ रहे हैं? सेमीकंडक्टर उसमें आ रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो 40,000 करोड़ रुपए बजट क्या कर दिया गया? प्रस्ताव है उसके लिए। आगे है खनन प्रसंस्करण। खनन का मतलब क्या? माइनिंग। प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, ठीक है ना। अनुसंधान यानी रिसर्च, ठीक है ना। विनिर्माण, ठीक। इंफ्रा, ठीक। तो को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित दुर्लभ धातु गलियारों की स्थापना करना है, ठीक है ना, क्लियर। रेयर, हमने क्या बताया था? रेयर अर्थ मैग्नेट कॉरिडोर, ठीक है ना। ऐसा एक कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है और 4 राज्यों में की गई है। ये 4 राज्य कौन से थे? उड़ीसा, केरल, आंध्र और तमिलनाडु, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ हमको दुर्लभ धातुएं जो हैं उनके लिए क्या? गलियारा, रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, ठीक है ना, उसके लिए क्या? गलियारा एक हम लोग बना रहे हैं 4 राज्यों में मिलाकर, ठीक है ना। तो आपको ये 4 राज्य याद रखने हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आगे आइए, घरेलू रसायन उत्पाद बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए क्लस्टर आधारित बनाओ और चलाओ मॉडल के आधार पर 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करने की योजना लाई जा रही है। अब देखिए यहाँ क्या है? केमिकल पार्क्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। कई पार्क्स बन गए, टेक्सटाइल पार्क बन गए, प्लास्टिक पार्क बन गया, ठीक है ना, लेदर पार्क बन गया। अब ये क्या बना रहे हैं? केमिकल पार्क। इस केमिकल पार्क में क्या होगा कि घरेलू रसायन उत्पादन को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। आयात पर निर्भरता, मतलब दूसरे देशों पे आयात पर निर्भरता क्या करेंगे? कम करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। और ये किस पर बेस्ड होगा? वो मॉडल क्या होगा? उस मॉडल का नाम है बनाओ और चलाओ मॉडल, ठीक है ना। बनाओ और चलाओ मॉडल। बनाओ का मतलब क्या? प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना। चलाओ का मतलब क्या? निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना। आयात पर निर्भर ना, हम लोग निर्यात करेंगे अब, ठीक है ना, आयात को कम करेंगे, ठीक है ना। तो घरेलू रसायन जितने भी हैं उनका उत्पादन हम लोग क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। जैसे घरेलू रसायन कौन कौन से हो सकते हैं? घरेलू रसायन कई तरह के हैं। जहां भी केमिकल यूज हो रहा है वो सब घरेलू रसायन है। फिर भाई फिनाइल आप लोग देख रहे हैं, हो गया, सोडा हो गया, ठीक है ना। इनके अलावा आपके जितने भी उस तरह के मतलब मॉस्किटो कॉइल्स हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, ठीक है ना। कॉइल के अलावा आपका जो भी स्प्रे इधर, वो सब केमिकल्स ही तो हैं, ठीक है ना। चाहे वो ऑर्गेनिक फॉर्म में हो चाहे इनऑर्गेनिक फॉर्म में है, हो तो रहे हैं केमिकल, ठीक। तो उनका क्या, जो भी हमारे डोमेस्टिक यूज के हैं उनके लिए एक हमने क्या बनाया? पार्क बनाएंगे। जो हम बाहर से मंगा रहे हैं अब उस पर निर्भरता कम करके, ठीक है ना, आयात पर निर्भरता कम रहेगी, ठीक है ना। और फाइनली हम लोग निर्यात ज्यादा करेंगे। चलाओ और बनाओ, क्या है? बनाओ और चलाओ, ठीक है ना। यही मॉडल है ना, बनाओ और चलाओ मॉडल, ठीक है ना, पर आधारित होगा। समझ में आया? आगे आइए। पूंजी, ठीक, सामान क्षमता मजबूत करना, इसे छोड़ दीजिए, मेन चीज देखना है। डिजिटल रूप से सक्षम ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो के रूप में 2 स्थानों CPSE द्वारा हाईटेक टूल रूप से स्थापित किए जाएंगे, जो उच्च गुणवत्ता के कल पुर्जों का बड़े पैमाने पर कम, इसे छोड़िए चाहिए, उच्च मूल्य और प्रौद्योगिकी के लिहाज से CIE के घरेलू विनिर्माण, ठीक है ना, को मजबूत करने के लिए निर्माण संवर्धन अवसंरचना उपकरण योजना शुरू की जाएगी। 5 वर्ष की अवधि में 10,000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ कंटेनर विनिर्माण योजना लाने का प्रस्ताव है, ठीक है ना। कल हम लोग पढ़े थे ये कंटेनर विनिर्माण योजना, इसमें कितना? 10,000 करोड़,
इसमें कितना 10,000 करोड़। तो 10,000 करोड़ आपके कंटेनर भी निर्माण में हो गए, ठीक है ना। 40,000 करोड़ किसमें, सेमीकंडक्टर में हो गए, ठीक है ना। एक और आपका पढ़े कौन, फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में भी हमारा कितना 10,000 करोड़ था शायद, ठीक है ना। इसमें भी तो 10,000 था, ठीक। तो मतलब ये चीजें हो गई। आगे आइए, नेक्स्ट हमारा है कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी नए शुरू कर रहे हैं और बहुत चर्चित हो रहे हैं, उनके अमाउंट एलोकेशन पूछे जाते हैं कि बजट एलोकेशन कितना है, ठीक है ना। एलोकेटेड यानी प्रस्तावित कितना है, ठीक है ना। तो ये पूछ दिया जाता है। अब आइए, वस्त्र के क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा की गई है। रेशम, ऊन, जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, ठीक है ना, मानव निर्मित फाइबर और नए जमाने के फाइबर में आत्मनिर्भरता लाने के लिए कौन योजना, राष्ट्रीय फाइबर योजना। अब देखिए, राष्ट्रीय फाइबर योजना में कौन कौन रहेगा, जूट भी रहेगा, ऊन भी रहेगा और कौन रहेगा, रेशम भी रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब इसमें प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर, ठीक है ना, और नए जमाने के फाइबर जो चल रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। वो सब मिला करके उनके प्रोडक्शन के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना। दूसरा, मशीनरी, प्रौद्योगिकी और उन्नयन और साझा परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजी सहायता के साथ आधुनिक पारंपरिक क्लस्टरों के लिए वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना, ठीक है ना। मतलब क्लस्टर्स बनाएंगे, क्लोथ क्लस्टर्स बनाएंगे, उन क्लस्टर्स के रूप में उनको क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है ना। क्लस्टर का मतलब क्या, हाँ, ग्रुप ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस कहा जा सकता है। जहाँ प्रोडक्शन होगा इन फाइबर्स का, उस योजना के तहत कुछ क्लस्टर्स रहेंगे, उनको क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है ना, जिससे उसका एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना, वस्त्रों का। आगे आइए, तो ओवरऑल यहाँ ध्यान लीजिएगा, क्या, राष्ट्रीय फाइबर योजना, ठीक है ना, राष्ट्रीय फाइबर योजना। इसके तहत हम लोग क्या करेंगे, इसके तहत वस्त्र क्षेत्र को एकीकृत करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, चैलेंज बोर्ड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। जैसे आप जान रहे हैं पीएम मित्र, ठीक है ना। तो पीएम मित्र योजना किससे संबंधित है, टेक्सटाइल पार्क से, ठीक है ना। भारत में पीएम मित्र के तहत 7 पार्क्स, टेक्सटाइल पार्क्स की बात की गई। उत्तर प्रदेश में उसी योजना के तहत उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल, मतलब उत्तर प्रदेश मित्र योजना, टेक्सटाइल पार्क 10 टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात कही गई। ये तो पूर्व में किया गया है। अब क्या है, चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। इसमें क्या है, खादी है, हथकरघा है, ठीक है ना, और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव, ठीक है ना। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, पूछा जाए संबंधित है किससे, तो आप किससे कहोगे, टेक्सटाइल पार्क से, ठीक है ना। इससे देश के बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है ना। मतलब दैट इज रिलेटेड विद टेक्सटाइल फील्ड, ठीक है ना। उसमें क्या है कि बुनकर जितने हो गए, आपके ग्राम उद्योग जितने हो गए, ठीक है ना, हथकरघा और का, ठीक है, क्लियर। और एक जिला एक उत्पाद, जैसे आप जान रहे हैं कि एक जिला एक उत्पाद में हमारे जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, बुनाई बुनाई वाले क्षेत्र, ठीक, वो सब किस में आ जाएंगे, वो सब इसी में आ जाएंगे, ठीक। अब दिया हुआ है, वैश्विक बाजार संपर्क ब्रांडिंग करने में मदद मिलेगी, प्रशिक्षण, कौशल, गुणवत्ता उत्पादन को समर्थन मिलेगा। तो ओवरऑल कैसे मेगा टेक्सटाइल पार्क को डेवलप करेंगे, ठीक है ना, वो सारा लिख दिया है, ठीक। टेक्सटाइल पार्क में क्या होगा कि हम एक योजना चलाएंगे, पहल शुरू, इनिशिएटिव शुरू करेंगे, जिसका नाम क्या है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, ठीक है ना। इसके आधार पर हम लोग सभी बुनकरों पे, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा क्षेत्र जो है, ठीक है ना, ग्रामीण, उसमें दूसरा क्या,
हमारा ओडीओपी से रिलेटेड जो भी टेक्सटाइल वाली चीज़ें बन रही हैं, ठीक है ना, तो वो सब जो है हम लोग इसको ले आएंगे इसी में, मेगा टेक्सटाइल में। आगे आइए, लिगेसी औद्योगिक समूहों के पुनरुद्धार की योजना। ये अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए लागत स्पर्धा और दक्षता के सुधार के लिए 200 लिगेसी औद्योगिक समूहों के पुनरुद्धार की योजना का प्रस्ताव है। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा कितने, 200, ठीक है ना। अगर पूछा जाए लिगेसी औद्योगिक समूह, ठीक है ना, कितने बनेंगे, तो 200, बस संख्या याद रखिए, उससे ज्यादा नहीं। चैंपियन एसएमई, ठीक है ना, बनाना और सूक्ष्म उद्यमियों का समर्थन करना, ठीक है ना। चैंपियन एसएमई का मतलब क्या, एस का मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है ना, ये चैंपियन बनाना उनको, और सूक्ष्म उद्यमियों को समर्थन देना, ठीक है ना। चैंपियन के रूप में विकसित करने में सहायता के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण, एक 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एमएसएमई मतलब एसएमई ग्रोथ फंड शुरू करने का प्रस्ताव है, ठीक है ना। 2,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 21 में बनाए गए आत्मनिर्भर भारत फंड को समर्थन जारी रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ बात क्या है समझिए, जैसे क्या था कि आत्मनिर्भर भारत, जब कोरोना काल चल रहा था तो 2021 में आत्मनिर्भर भारत फंड शुरू किया गया था एसएमईज के लिए, और कितने का, 2,000 करोड़ का, ठीक है ना। ये फंड जो शुरू किया गया था वो कितने का किया गया था, 2,000 करोड़ का। उसको कह रहा है कि ये जारी रखेंगे, उसको जारी रखेंगे, लेकिन उसके साथ इस बार एक हमने क्या शुरू किया है, त्रिस्तरीय दृष्टिकोण शुरू किया है एमएसएमई चैंपियंस के लिए, ठीक है ना। कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एसएमई ग्रोथ फंड शुरू कर रहे हैं, और वो एसएमई ग्रोथ फंड कितने हजार करोड़ का है, 10,000। टोटल जो है आपका 12 करोड़, यानी एसएमई ग्रोथ फंड कितने करोड़ का, 10। आत्मनिर्भर, ठीक है ना, आत्मनिर्भर भारत फंड कितना, 2,000, ठीक है ना। इस 12,000 से हमारा एमएसएमई फील्ड जो है वो क्या हो रहा है, वो सशक्त बना रहा है। समझ में आया भाई, सबसे ज्यादा अगर रोजगार देता है तो यही एमएसएमई क्षेत्र ही देता है, ठीक है ना भाई। बड़े उद्योग जो हैं जिनको आप लोग कोर सेक्टर्स कह रहे हैं, कोर सेक्टर्स में कौन होते हैं, योग्यताधारी होते हैं, उस फील्ड के स्पेसिफिक पर्सन्स होते हैं। जैसे मान लीजिए लौ उत्पादन क्षेत्र है तो उसमें जिसकी टेक्नोलॉजी है वही जाएगा, हर कोई थोड़ी ना जा सकता है। लेकिन एमएसएमईज में क्या होता है, ये लघु, सूक्ष्म, मध्यम, ठीक है ना, हो गया, ठीक। एमएसएमई, एम यानी माइक्रो, एस यानी स्मॉल, एम यानी मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। तो एमएसएमई इसमें क्या होते हैं, इसमें लोगों को रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इससे रोजगार भी डेवलप होता है। इसी वजह से इसको सरकार क्या करती है, ग्रोथ करती है, ज्यादा ग्रोथ करती है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसी वजह से अब यहाँ एक ग्रोथ फंड कर दिया गया, कितने हजार करोड़ का, 10,000 करोड़ का, ठीक है ना। और ये ध्यान में रखिएगा, इसमें अगर दृष्टिकोण पूछे तो कितने स्तरीय दृष्टिकोण है, त्रिस्तरीय। यही सब पॉइंट्स ध्यान में रखना है, बस इससे ज्यादा तो रखना नहीं है। कभी कभी पूछ देते हैं कि एमएसएमई क्षेत्र में कितने स्तरीय दृष्टिकोण की बात सरकार करती है, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय, तो आप क्या बोलोगे, त्रिस्तरीय, ठीक है ना। ग्रोथ फंड कितना रखा गया, 10,000 करोड़ का, ठीक है ना। आत्मनिर्भर भारत फंड जो चल रहा था वो कितने का, 2, ठीक। तो याद हो गया आप लोगों को, उतना याद रहेगा। कितने लिगेसी औद्योगिक समूह बनने हैं, 200, ठीक है ना। 200 लिगेसी औद्योगिक समूह बनने हैं। फिर उसके बाद आइए टेक्सटाइल पार्क जो है, इसमें कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया गया है, वो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव शुरू किया गया है, ठीक है ना।
और इनमें कौन कौन से, अभी पूछा जाए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव जो शुरू किया गया है वो किस क्षेत्र में है, तो आप कहोगे टेक्सटाइल, और किसका किसका मतलब लाभ होगा, बुनकर, ग्राम उद्योग और एक जिला एक उत्पाद और ग्रामीण युवाओं का। ठीक, तो ये चीजें इसमें जाननी है। अब जैसे इसमें वस्त्र में एकीकृत कार्यक्रम जो चल रहा है, ठीक है ना, तो उसमें कौन कौन से फाइबर्स और तमाम चीजें, ठीक, उसको पढ़ ले। ठीक, तो यही जो इसके मोटे मोटे बिंदु हैं उन्हें बस ध्यान में रखिए। आगे आइए, अगला हमारा दिया हुआ है क्या, विश्व, ये उसी में है, टेक्सटाइल में ही, विशेष रूप से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कारपोरेट मित्र, ठीक है ना, कारपोरेट मित्र कार्डर विकसित करने के लिए ICAI और ICSI, ICMAI जैसे व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि ये बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाएगा, आगे आइए। और संरचना को ठोस प्रोत्साहन, वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजी व्यय बढ़ा करके 12.2 लाख करोड़ रुपए क्या किया गया है, इसको आवंटित किया गया है। ठीक है ना, आगे आइए। ऋणदाताओं को आंशिक गारंटी, ये बहुत ज्यादा वो नहीं है, आगे इसमें आइए। पूर्वी भारत में डानकुनी से पश्चिम भारत के सूरत को जोड़ने के लिए एक नए समर्पित माल गलियारे बनाए जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कहां से, पूर्वी भारत में डानकुनी, ठीक है ना, और पश्चिम भारत में कहा, सूरत। डानकुनी से सूरत एक क्या बना रहे हैं, माल गलियारा बना रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर, मतलब गुड्स कॉरिडोर बना रहे हैं। माल गलियारा यानी क्या, गुड्स कॉरिडोर। ठीक, आगे आइए। जलचर और अंगुल जैसे समृद्ध, मतलब खनिज समृद्ध और कलिंग नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने के लिए उड़ीसा में NW5 से शुरुआत के साथ अगले 5 वर्ष में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग चालू किए जाएंगे। देखिए NW5 यानी नेशनल वाटरवे 5, ठीक है ना, नेशनल वाटरवे 5 जो है ये जलचर नहीं होना चाहिए, तलचर होना चाहिए था भाई, ठीक है ना, तलचर है शायद, ठीक है ना। नेशनल वाटरवे जो है 5वां वाला तलचर, ठीक है ना, तलचर से पहला जो है वो इलाहाबाद टू हल्दिया है, दूसरा सारिया से धुबरी पट्टी है, ठीक है ना, तीसरा कोल्लम से कोट्टपुरम है, चौथा काकीनाडा से मरकानम है, ठीक है ना, 5वां तलचर से धमरा है, ठीक है ना, तलचर से धमरा है, ठीक है ना, तलचर है, तो ये जलचर लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसे सही कर लीजिएगा, ये तलचर है। तलचर और अंगुल जैसे खनिज समृद्ध और कलिंग नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने के लिए उड़ीसा में NW5 यानी नेशनल वाटरवे 5, ठीक है ना, शुरुआत के साथ अगले 5 वर्ष में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग चालू किए जाएंगे, ठीक है ना, 20 राष्ट्रीय जलमार्ग चालू किए जाएंगे अगले 5 वर्ष में। मतलब अब क्या कर रहे हैं कि एक परिवहन का नया स्वरूप ले आ रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। अभी तक आपके पास कितने आ चुके हैं, मतलब वाटरवेज इस समय प्रेजेंट टाइम में जो हैं वो आपके 111 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 111 नंबर में, ठीक है ना, 111 है, जिसमें 5 पहले से थे, जिसमें 5 पहले से थे और 106 बाद में जुड़े। 106 कब जुड़े, बाद में, मतलब 2016 में जुड़े, ठीक है ना, 2016 अधिनियम के थ्रू जुड़े, ठीक है ना, जलमार्ग अधिनियम 2016 उसके थ्रू जुड़े। ठीक, तो ओवरऑल अब इनको विकसित करने की बात की जा रही है। जैसे अभी तक क्या है, नितिन गडकरी आप देख रहे हैं तमाम रोड्स और ये डेवलप कर रहे हैं, ठीक। अब क्या है कि धीरे धीरे वाटरवेज को भी हम डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि जितने भी गुड्स हैं, ठीक है ना, गुड्स हैं, उनका आवाजाही आसानी से किया जा सके। जहाँ रोड बनाना टफ है
उस जगह वाटर वेस्ट से ही हम लोग क्या कर लें, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कर लें, ठीक है ना, आवाजाही, मतलब सामानों का इधर से उधर, ठीक, तो ओवरऑल ये ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा आपके। तो वाटर वेस्ट को बढ़ावा देंगे क्या कि अभी आपकी जो काम करने वाले हैं वो NW5 पे, ठीक, लेकिन अगला जो वो करने वाले हैं, ठीक, वो 5 वर्ष में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग क्या करेंगे, चालू करेंगे, ठीक है ना। जैसे आपका 2016 में 106 जोड़े गए, ठीक, तो वो क्या है, वो अभी प्रस्तावित हैं, धीरे धीरे उन पे काम चल रहा है, अब चलेगा, ठीक है ना। तो ये जो है अब उन्हीं में क्या, ठीक, उन 106 में धीरे धीरे, ठीक, उसको चालू करेंगे। अपेक्षित श्रम शक्ति के विकास के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इनलैंड जलमार्ग और तटीय पोत परिवहन की हिस्सेदारी 6% है प्रेजेंट टाइम में, जिसे 2047 तक कितना बढ़ा देंगे, 12% करने के लिए तटीय कार्गो प्रमोशन स्कीम आरंभ की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। वर्तमान में अगर पूछा जाए इनलैंड जलमार्ग और तटीय पोत परिवहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत, 6 वर्तमान में, लेकिन इसको 2047 जब तक कि विकसित भारत का लक्ष्य है, ठीक है ना, जो एक बनाया गया है कि विकसित भारत लक्ष्य कब तक बनाया गया है, 2047, ठीक है ना, क्लियर, न्यू इंडिया के उस पे, ठीक। तो ये हमारा एक योजना के थ्रू होगा, एक स्कीम के थ्रू होगा, जिस स्कीम का नाम क्या है, तटीय कार्गो प्रमोशन स्कीम, ठीक है ना। इसी स्कीम के तहत तटीय कार्गो प्रमोशन स्कीम, कार्गो समझ रहे हैं ना, तमाम कार्गोज आजकल चल रहे हैं, ठीक है, कार्गो शिप, हाँ, तो वही। उसके बाद सी प्लेन के स्वदेशी निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। लास्ट माइल और दूर दराज क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ाया जाएगा और पर्यटन को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। संचालन को समर्थन उपलब्ध करने के लिए सी प्लेन VGF स्कीम शुरू की जाएगी, ठीक है ना, क्लियर, VGF, ठीक है ना, स्कीम शुरू की जाएगी। अब ये देखना पड़ेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है एक्चुअल में, ठीक है ना। फिलहाल में ये ध्यान में रखिए कि कहाँ गया, ठीक, कि इसमें क्या चीज किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले क्या कि भाई एक हम लोग माल गलियारा बना रहे हैं, गुड्स कॉरिडोर बना रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, डानकुनी से लेके हम सूरत तक, ठीक है ना, मतलब डानकुनी हमारा पूरब में रहा और वो सूरत कहाँ, पश्चिम, ठीक, मतलब पूरब से पश्चिम एक हम लोग गुड्स कॉरिडोर बना रहे हैं। तो आपको लोकेशंस पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, डानकुनी से लेकर के सूरत तक, ठीक। दूसरा क्या है, तलचर से अंगुल, ठीक है ना, ये मतलब उड़ीसा में जो NW5 है, ठीक है ना, उसको विकसित करेंगे और अगले 5 वर्षों में हम लोग 20 नए, ठीक है ना, NW मार्गों को यानी नेशनल वाटर वेज को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, ये लक्ष्य है। और तीसरा क्या है इनका कि एक स्कीम चलाएंगे जिसका नाम है तटीय कार्गो प्रमोशन स्कीम। उसके तहत वर्तमान में जो हिस्सेदारी है तटीय परिवहन की, ठीक है ना, इनलैंड जलमार्गों की 6% है, उसको बढ़ा करके हम लोग कितना ले जाएंगे, 12%। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना, क्लियर। बाकी सब ऐसे है। आगे दीर्घावधि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना, कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण, CCUS, कार्बन कैप्चर, ठीक है ना, उपयोग और भंडारण, यूज और स्टोरेज, ये कार्बन कैप्चर है ना, ये कैप्चर है, कैप्चर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देख लिया जाएगा इसमें, ठीक। CCU, C का मतलब कैप्चर, कैप्चर तो C से होता नहीं है, कैप्चर ही है, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन कैप्चर यानी एमिशन है, वही तो कि 5 वो शुरू करेंगे ना, 5 जगहों पे, ठीक। 5 इन्होंने 5 उद्योगों को, कोर सेक्टर्स के उद्योगों को लिया है कि जैसे इनका लक्ष्य क्या है, 2070 जीरो कार्बन एमिशन, उसके लिए इन्होंने कोर सेक्टर के 5 क्षेत्रों को क्या किया है, डिसाइड कर लिया है। अब उसमें ये CCUS
टेक्निक क्या करेंगे, यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि कार्बन कैप्चर होगा। कार्बन कैप्चर मतलब जीरो एमिशन हम लोग करेंगे, ठीक है ना, बहुत कम। ठीक, एब्जॉर्प्शन की एक टेक्निक होगी। ठीक, इस प्रौद्योगिकी के लिए अगले 5 वर्ष की अवधि में 20,000 करोड़ रुपए क्या किए जा रहे हैं, आवंटन किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके वो उद्योग पूछेंगे, ठीक है ना, कि कौन से वो 5 उद्योग हैं जिसमें ये टेक्निक यूज हो रही है। कल हम लोग पढ़े थे शायद, लॉ वाला क्षेत्र है, रसायन वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, ऐसे 5 थे। सीमेंट उद्योग था, ठीक है ना, ऐसे 5 क्षेत्र थे, ठीक है ना, 4 सेक्टर के। आगे आइए, आगे ये दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या किया है कि कुछ सेमी हाई स्पीड जो है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किया है, ठीक है ना। आपके उत्तर प्रदेश से 2 है, एक हमारा क्या, बनारस से सिलीगुड़ी, एक है हमारा बनारस से दिल्ली, ठीक है ना, क्लियर। और सबसे ज्यादा जो शुरू किया है वो हैदराबाद से शुरू किया है, 3, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कहाँ से शुरू किया है, हैदराबाद से। तो आपको वही याद करना है। सबसे पहले आ जाइए मुंबई से पुणे, और पुणे से हैदराबाद। तो पुणे 2 हो गया, पुणे से 2 जगह, पुणे से 2 जगह, ठीक। एक पुणे से मुंबई, ठीक है ना, पुणे से मुंबई। कौन सा वो जाता है भाई, अरे दर्रा पास, मुंबई से पुणे बहुत पूछा जाता है, आपके लूसेंट में है भाई। आप 2 बोल रहा हूँ, एक थालघाट एक भोरघाट। अब बताइए, हैं, भोरघाट। और थालघाट कहाँ से कहाँ तक जाता है, जानिए, भोरघाट है। थालघाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और जो भोरघाट है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है ना, क्लियर। और नीचे आओगे तो आप सेनकोट्टा है ना, वो है पालघाट, पालघाट भी है, सेनकोट्टा भी है, दोनों केरल में ही है साइड में, ठीक। तो कहने का मतलब क्या कि दर्रे याद होने चाहिए। अब ये जो कॉरिडोर विकसित करेंगे, आपको अभी ऐसे ही इन जनरल पूछ दे कोई कि मतलब कहाँ से होके, भाई जब मार्ग ही दर्रे से होकर के जा रहा है तो काटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना, पश्चिमी घाट में ही है, ठीक। तो मुंबई जैसे आइए, ठाणे है, ठाणे से 34 किलोमीटर मुंबई, भाई पहली रेल तो वहीं से चली थी, याद आ रहा है कि नहीं, डलहौजी जी, हमारे आदरणीय डलहौजी जी ने चलाया था, है कि नहीं है, ठीक। तो वहाँ से चली, और वहाँ से जब चली फाइनली तो कितने दूर, 34 किलोमीटर। और वहाँ से फिर अगर पुणे आना है हमको तो भोरघाट, ठीक है ना, भोरघाट। और अगर नासिक जाना है तो हमारा कौन घाट, थालघाट, ठीक है ना। तो ये याद रहना चाहिए। तो वही भोरघाट होते हुए आएंगे पुणे से मुंबई और पुणे से हैदराबाद, ठीक। आगे आइए, अब हैदराबाद में आइए, हैदराबाद से पुणे एक है और एक हैदराबाद से बंगलुरु, टोटल 7 हैं, ये याद रखिएगा। 7 ही कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ से, तो हैदराबाद से। हैदराबाद से पुणे, हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई, ठीक है ना। बंगलुरु भी 2 ही है, चेन्नई भी 2 ही है। अब देख लीजिए, चेन्नई से बंगलुरु और बंगलुरु और चेन्नई से हैदराबाद। लेकिन हैदराबाद से कितनी है, 3 है। वाराणसी से भी 2, एक वाराणसी से सिलीगुड़ी और एक वाराणसी से दिल्ली राजधानी। मतलब मोदी जी का क्षेत्र पूरा है वो, मतलब प्रधानमंत्री भाई कहाँ रहेंगे, संसद के करीब वही रहेंगे। तो दिल्ली से यहाँ पहुँचे, ठीक। उधर बिस्वा जी है ना, है असम के, ठीक है, हेमंता बिस्वा है भाई, ठीक है ना। तो वो आएंगे, ठीक। तो सिलीगुड़ी, ये याद रखिएगा। तो मतलब ये कितनी चल रही है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। एक बार बोल लेना चाहिए कहाँ कहाँ से कहाँ। हैदराबाद
हैदराबाद से 3 जगह, एक पुणे, चेन्नई, बंगलुरु, 3 हो गया। बंगलुरु से 2 जगह, एक हैदराबाद जाएगी, एक चेन्नई जाएगी। चेन्नई से भी 2 जगह, ठीक, एक हैदराबाद, एक बेंगलुरु, ठीक। बनारस से 2 जगह, बनारस, सिलीगुड़ी और दिल्ली हो गई। मुंबई से 1 जगह, मुंबई से पुणे, दिल्ली से 1 जगह। मतलब अगर ये बोले रहेंगे तो कम से कम आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन नहीं है। अभी उसी में दे दे एक नासिक, तो यही ऑप्शन नहीं है, कंफ्यूज कर देता है कि कहाँ कहाँ से चलाई गई है। वो तो समझ में आ रहा है 7 चलाई गई है, लेकिन वो याद होना चाहिए 7 कहाँ से है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा कहाँ से? हैदराबाद से, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। आगे आइए, वित्तीय स्थिरता, समावेश और उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय करते हुए भारत की आर्थिक वृद्धि के अगले चरण के साथ कदम ताल मिलाते हुए बैंकिंग क्षेत्र भी व्यापक मतलब समीक्षा के लिए उस विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन अच्छा बनता नहीं है। आगे आइए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव। ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को पुनर्गठित किया जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो कौन? एक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, और दूसरा हमारा क्या? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ठीक है ना, इसको पुनर्गठित किया जाएगा। आगे आइए, भारत की उभरती आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुसार विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन और उपयोक्ता अनुकूल, उपभोक्ता अनुकूल होना चाहिए भाई। उपयोक्ता क्या? उपभोक्ता अनुकूल रूपरेखा के लिए विदेश मुद्रा प्रबंधन, गैर ऋण, ये छोड़ दीजिए भाई। बड़े शहरों द्वारा उच्च मूल्य के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा, ठीक है ना। आप जान ही रहे हैं गाजियाबाद में पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया था, वहां की नगर पालिका याद आ रही होगी, ठीक है ना, पूछा गया वो था। प्रोत्साहन किया जाएगा, म्यूनिसिपल बॉन्ड आजकल जारी करना है। बड़े शहरों द्वारा उच्च मूल्य के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहन करने के लिए 1000 करोड़ से अधिक का सिंगल बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है, ठीक है ना। हाँ, ये याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आइए, दूसरा कर्तव्य, अभी तक तो पहला कर्तव्य था, 3 कर्तव्य दिए गए, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा कर्तव्य क्या? लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और क्षमता को बढ़ाना। अब उसके लिए क्या क्या किया गया है इनको देखिए। विकसित भारत में मुख्य संचालक के रूप में इतना इतना इतना, ठीक। उच्च अधिकार, शिक्षा, रोजगार एवं उद्यम अस्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या? एक शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम, ठीक है ना, अस्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव। शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम अस्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव। और यह फैसला भारत को 2047 तक 10% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ अग्रणी बनाना, ठीक है ना, अग्रणी बनाना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक, क्लियर। और ये किस क्षेत्र में है? सेवा क्षेत्र में, ठीक है ना। मतलब सर्विस फील्ड में 2047 तक भारत को 10% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ क्या करना? अग्रणी बनाना, ठीक है ना। अब आगे आइए, विकसित भारत के लिए पेशेवर लोग तैयार करना, प्रोफेशनल्स तैयार करना, ठीक है ना। जैसे स्वास्थ्य सेवा पेशेवर, यानी डॉक्टर्स अच्छे, ठीक है ना। भाई डॉक्टर्स भी क्या होते हैं? प्रोफेशनल्स ही हैं, ठीक है ना। आजकल पूरा हेल्थ फील्ड प्रोफेशनलिज्म से गुजर रहा है, ठीक। आगे आइए, मौजूदा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा और निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में नए AHP संस्थान की स्थापना की जाएगी। HP, ठीक है ना, मतलब यहाँ AHP संस्थान की का, ठीक है ना। यहाँ H का मतलब क्या? आपका हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा है, अगले 5 वर्ष में 1 लाख AHP जोड़े जाएंगे, ठीक है ना। AHP का मतलब हो सकता है आयुर्वेद से यहाँ रिलेटेड हो, ठीक है ना, ठीक है। H का मतलब आपका हेल्थ और P का मतलब प्रोफेशनल्स, ठीक है ना, हेल्थ प्रोफेशनल्स। और A का मतलब संबंध नहीं बेटा, कुछ अलग है, ठीक है ना। बस आप ये याद रखो, HP अभी फिलहाल में,
ठीक है ना। H का मतलब क्या, हेल्थ, और P का मतलब क्या, प्रोफेशनल्स, ठीक है ना। ये चीज चूंकि ये मेनली क्या कर रहे हैं, पेशेवर, ठीक है ना, किस फील्ड में, आपके स्वास्थ्य फील्ड में, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। आगे आइए, वृद्धों की चिकित्सा और संबद्ध देखभाल के लिए शामिल करते हुए मजबूत देखभाल सेवा परिवेश बनाना, और अगले कुछ वर्षों में 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। अच्छा, वृद्धों की चिकित्सा, वृद्धों की देखभाल, ठीक है ना। इस सब में कौन सी इकोनॉमी आती है, सिल्वर, ठीक है ना। इसमें कौन आएगी, सिल्वर, ये सिल्वर है। और केयर इकोनॉमी हम कहें तो, ठीक है ना, सिल्वर क्या थी, सीनियर सिटीजन्स थी। और अगर देखभाल की बात आ रही है तो यहाँ क्या है, केयर, ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा। आइए, आगे है आयुष। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। ये आयुर्वेद संस्थान, आयुष, आयुष का फुल फॉर्म जान रहे हैं ना, क्या होता है आयुष, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी, ठीक है ना। दैट इज फुल फॉर्म ऑफ आयुष। जो आयुष मंत्रालय इन्होंने खोला है तो उसमें भी क्या है, फुल फॉर्म है, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, ठीक है ना, जो BUMS करते हैं, ठीक, यूनानी, ठीक, AYUS, एस फॉर सिद्धा, सिद्धा नेचुरोपैथी से रिलेटेड है, तमिलनाडु में काफी प्रचलित है, ठीक है ना, क्लियर। और एच फॉर होम्योपैथी, एच क्या हो गया, होम्योपैथी, ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीजें हो जाती हैं, ठीक। तो यही आपका है आयुष। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। यहाँ क्या है, प्रमाणन परिवेश में ये ऐसे ही दिया हुआ है, छोड़ दीजिए इसे। आइए यहाँ पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है ना। सरकार 20,000 से अधिक पशु डॉक्टरों को की उपलब्धता करेगी। निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञ, पैरा पशु शल्य महाविद्यालय, पशु अस्पताल, नैदानिक, मतलब उससे रिलेट करेगी। तो ओवरऑल कितने पशु डॉक्टर्स, 20,000 से अधिक। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा आपका, ये इंपॉर्टेंट है कि 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। एम्स ना समझ लीजिएगा, एम्स अलग है, वो आयुर्विज्ञान संस्थान है और ये आयुर्वेद है, ठीक है ना, क्लियर। दोनों में काफी डिफरेंस है, ठीक। तो इसको बड़ा ध्यान में रखिएगा। अब है ऑरेंज इकोनॉमी। हमने कल आपको बताया था ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है ना, कि ऑरेंज इकोनॉमी किसे कहते हैं, जिसमें हमारा क्या, विजुअल इफेक्ट्स हो गए, ठीक है ना, आपका एनिमेशंस हो गए, इनके अलावा कार्टून्स हो गए, कॉमिक्स हो गए, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब ये सब जितने भी आ रहे हैं, इससे जो इकोनॉमी संदर्भित है वो हमारी कौन सी है, ऑरेंज इकोनॉमी। अब यहाँ देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। आजकल आप देख रहे होंगे कि छोटा भीम, छोटा हनुमान, बाल हनुमान, ठीक है ना, कई सारे मिक्की माउस और कौन कौन क्या क्या, मतलब एनिमेशंस वाली मूवीज आ रही हैं। इवन आपकी कब बाहुबली एक आया था ना कुछ इस तरीके, उसमें भी एनिमेशन, ठीक है ना, बहुत सारे एनिमेशन वाले मूवीज चल रहे हैं। तो एनिमेशन क्या, एक क्या है, ये क्रिएटिव है, ठीक है ना। तो मतलब इससे भी आज इकोनॉमी डेवलप हो रही है, ठीक है ना। इकोनॉमी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। पहले क्या था, पहले कॉमिक्स चलता था, कॉमिक्स वाली दुनिया थी। जैसे आप लोग तो कॉमिक्स पढ़ कर ही पढ़े हुए होंगे, ऐसा है नहीं। चाचा चौधरी और कौन कौन आता था, नागराज आता था, दुनिया भर का। तो कॉमिक्स पहले चलता था, उसी एनिमेशन को, वही जो चित्रण है उसको हम लोग क्या मोबाइल फॉर्म में लेते हैं, मूविंग फॉर्म में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्रिएटिविटी है। उस फील्ड में क्या है, इनोवेशन है। उस फील्ड में क्या है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। तो मतलब उसको हम लोग क्रिएटिव ले आ रही है, क्रिएटिविटी उसमें ले आ रही है। तो ये फील्ड जो आई, इससे जो इकोनॉमी डेवलप हो रही है, दैट पर्टिकुलर इज ऑरेंज इकोनॉमी। ये हमारी क्या है, कौन सी है, ऑरेंज इकोनॉमी। तो वही है इंडियन इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, ये मुंबई में है, ठीक है ना। पूछा जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई, वो 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों, ठीक है ना। 15 क्या कहाँ गया भाई, हाँ यही है ना, हाँ 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यालय, ठीक है ना, में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब, ठीक है ना भाई, जो कंटेंट क्रिएशन किया जाता है, ठीक है ना, स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। किसका है यार, मोटो रखना भी थोड़ा सा वो हो जाता है कि नहीं, अगर वहाँ आप चौकन्ने हो गए, ठीक, चलिए समझ में आया ऑरेंज इकॉनमी, ठीक है ना। तो आप लोग अपने बेहतर भविष्य को सुधार सकते हैं ऑरेंज इकॉनमी में जाके, ठीक है ना। मतलब एक अल्टरनेटिव लेकर के सिविल सर्विसेज में जाइए और फिर, ठीक है ना, इस फील्ड में देखिए ये सब इनोवेटिव फील्ड्स हैं आजकल, ठीक है ना। आजकल कौन कौन एनिमेशन है सिखा रहा है, हल्का फुल्का प्रोग्रामिंग जानी है, और उसके बाद फाइनली आप खुद से जो है, हाँ अरे ग्राफिक्स और ये सब का बहुत उपयोग आ रहा है आजकल, ठीक है ना। आगे आइए, शिक्षा, ठीक है ना। सरकार बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के आसपास चुनौती मार्ग के माध्यम से 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण करने में राज्यों की सहायता करेगी। अब आप खुद देखो, पहले ऑरेंज इकॉनमी में यहाँ क्या है, इसके जरिए कितने 15,000 माध्यमिक विद्यालय, ठीक, और 500 मतलब माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यालय। इन जगहों पे जॉब अपॉर्चुनिटी होगी कि नहीं सिखाने की, ठीक, क्लियर। आप जिसको सिखाओगे भाई, आजकल हर कोई प्रोफेशनल है, ठीक है ना, तो जॉब अपॉर्चुनिटी तो तमाम है ऑरेंज इकॉनमी में। आगे आइए, शिक्षा क्या है, सरकार बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के आसपास चुनौती मार्ग के माध्यम से 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण करने में राज्यों की सहायता करेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा क्या, कि बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स के आसपास, ठीक है ना, 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण करने की बात यहाँ की गई है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आगे है पर्यटन, राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करते हुए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान, ठीक है ना, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति भी रही है अतिथि देवो भव, ठीक है ना, क्लियर। तो जाहिर सी बात है उस संस्कृति को पूर्ण करने के लिए क्या, राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना, किसकी मदद से, एक है राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद, ठीक है ना, इस सब के मदद से, ठीक है ना, ये खोलेंगे। आगे आइए, IIM के सहयोग से हाइब्रिड मोड में मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाले 12 सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के जरिए 20 पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों, मतलब ये पर्यटन क्षेत्र में हो जा रहा है, ठीक है ना, कि गाइड, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ आइए, यहाँ दिया हुआ है क्या, डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना, ठीक है ना, क्लियर। इसका मतलब क्या, जैसे नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो आप यहाँ खुद बता दोगे कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, विरासत, ठीक है ना, तीनों के महत्व वाले सभी स्थानों को के डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए, ठीक है ना, डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए। इसी से रिलेटेड आपका एक और वो था, एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया था, अभियान शुरू किया गया था, हम लोग पढ़े भी थे, पांडुलिपियों को, ठीक है ना, याद आ रहा है कि पहले उसका दस्तावेजीकरण और उसका ज्ञान भारतम, याद आ रहा है, ज्ञान भारतम। तो ज्ञान भारतम कार्यक्रम जो है पहले उससे संदर्भित किया गया, उसमें बातचीत चली होगी,
कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आए होंगे, तो उसके आधार पर क्या किया गया होगा कि ऐसा कुछ कार्यक्रम ही शुरू किया जाए जिससे कि हम लोग क्या करें, अपनी संस्कृति, अध्यात्म और विरासत के महत्व के सभी स्थानों के डिजिटल दस्तावेज क्या करें, तैयार करें। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। आगे है विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन, संस्कृति पर्यटन। लोथल, लोथल जान रहे हैं ना, कहाँ है, कहाँ है, गुजरात में गोदीवाड़ा था, गोदीवाड़ा सुने हैं ना, ठीक, बंदरगाह एक हिसाब से, ठीक। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है, ये भी गुजरात में। धौलावीरा का मतलब क्या होता है, धौलावीरा नाम है, धौलावीरा, वीरा यानी कुआं और धौला यानी सफेद, सफेद कुआं। वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत फेमस था धौलावीरा, इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। राखी गढ़ी, अदिच नल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। तो कितने पुरातात्विक स्थलों को, 15। ये ध्यान में रखिएगा, ये डेटा याद रखिएगा, 15। उन 15 जो भी होगा, ठीक, उनमें ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कौन 15 है, इसमें डिटेल नहीं दिया है, ठीक है ना। हालांकि आगे आइए, खेल, अगले दशक में खेल कूद में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव। आगे आइए, तीसरा कर्तव्य आ जाइए। तीसरा कर्तव्य क्या, सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना, के दृष्टिकोण के अनुरूप है और इसके लिए निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में लक्षित प्रयास करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। वो 4 क्षेत्र कौन से हैं भाई, सबका साथ सबका विकास। पहले आता है कृषि, तो किसानों की आय दुगनी, मतलब दुगनी नहीं करना है, आपकी क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है ना, क्लियर। किसानों को आय दुगनी करने का लक्ष्य कब तक था, 2022, ठीक है ना, क्लियर। अब क्या है, अब दुगना नहीं कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, आय बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। जितना बढ़े आए, दुगना हो जाए, तिगुना हो जाए। आगे आइए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, ठीक है ना, मत्स्य पालन, 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास, पशुपालन और उच्च मूल्य वाली कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब कृषि में अब केवल और केवल गेहूं और धान नहीं बोना है, इनके अलावा अब आपका एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाता है, मत्स्य पालन भी आ जाता है, ठीक है ना, सिल्वी कल्चर आ जाता है, सिल्वी कल्चर कह रहे हैं, सेरी कल्चर आ जाता है, एपी कल्चर आ जाता है। अच्छा, हमारे मुंह से सिल्वी कल्चर निकल गया। सिल्वी कल्चर माने क्या होता है, सिल्वी कल्चर मीन्स भाई सेरी कल्चर, रेशम, एपी कल्चर, तो विटी कल्चर, हाँ मधुमक्खी, विटी कल्चर यानी अंगूर, तो सिल्वी कल्चर मीन्स क्या, ठीक। सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर का मतलब होता है वन, ठीक है ना, वन से संबंधित है, सिल्वी यानी वन, ठीक है ना। क्या होगा, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कल्चर है, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज है। आगे आइए, तो मतलब किसानों को अब कई अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है ना। आज देख रहे हैं भाई, गेहूं चावल से ज्यादा तो अच्छा मशरूम में कमा ले रहे हैं, ठीक है ना, और अन्य चीजों में, मछली में कमा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव्स जिससे कि उनकी आय क्या हो, बढ़े, ठीक है ना, क्लियर। मिश्रित कृषि में आ जाएगा ना, मिश्रित कृषि तो है ही भाई, मिक्स्ड, ठीक है ना। चलिए आइए आगे, उच्च मूल्य कृषि, सरकार उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती समर्थन देगी, जैसे, ठीक है ना, तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों, मतलब उच्च मूल्य वाली फसल का मतलब क्या, ये कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है ना, किसमें आएगी, कैश क्रॉप, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, कैश क्रॉप। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, कंपटीशन बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। फिर आइए,
पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, ठीक है ना, क्लियर, अखरोट, खुबानी जैसे गिरीदार फलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये पर्वतीय है, ठीक है ना। अगर के पेड़ों, ये अगर हमें लग रहा है अगर कहीं फंजाई प्रोडक्ट तो नहीं है, हमें भी लग रहा है, ठीक है ना, कुछ मिसप्रिंट है नहीं, अगर हम समझ सकते हैं तो अगर एक प्रोडक्ट होता है वो फंजाई से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, फंजाई से। अगर जो है एक्चुअल में अगर वो है ये, ठीक, अगर आप फंजाई पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, फंजाई कवक में क्या होता है, एक प्रोडक्ट निकलता है, जैसे आपके रेड एल्गी होती है, रेड एल्गी है, कवक हम कह रहे हैं, एल्गी शैवाल में रेड एल्गी होती है, उस रेड एल्गी से क्या निकलता है, अगर एक प्रोडक्ट निकलता है। ये अगर जो होता है ग्रेसिलेरिया होता है, जेलिडियम होता है, ये एल्गी का नाम है, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, उससे ये प्रोडक्ट निकलता है। ये एक्चुअल में इमल्सीफाइंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? इमल्सीफाइंग एजेंट के रूप में। आपने देखा होगा चॉकलेट, आपने देखा होगा आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम देखा है? तो चॉकलेट आइसक्रीम का जो फ्लफी नेचर होता है, मतलब बड़े आराम से वो कट जाते हैं। चॉकलेट को देखिए या आइसक्रीम देखिए, आइसक्रीम चाकू से काटिए बिल्कुल एकदम कट जाएगा, ठीक है ना। चॉकलेट को भी देखिए आराम से काटिए कट जाएगा। तो ओवरऑल ये जो नेचर है ये इमल्सिफिकेशन के कारण है। इमल्सिफिकेशन समझ रहे हैं ना, पाइसीकरण, पाइसीकरण, ठीक है ना। ये पायस सुने हैं, पायस, पायस का मतलब क्या? इमल्शन, ठीक। जैसे इमल्शन का उदाहरण बताइए कुछ। तेल और पानी जो मिल के कोलाइड फॉर्म कर रहे हैं, ये कोलाइडल है, तो तेल और पानी मिलकर जो कोलाइड फॉर्म कर रहे हैं उसको हम लोग पायस कह रहे हैं, इमल्शन कह रहे हैं। जैसे दूध, ठीक है ना, जैसे दूध, ये पानी वाला दूध नहीं, शुद्ध दूध। शुद्ध दूध आप देखिए तो क्या रहेगा कि ऊपर मलाई तैरती रहेगी, होती है ना, तो वो पायसीकरण है, उसी को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। वो प्रक्रिया कौन सी है? इमल्सिफिकेशन। आजकल कहाँ पायस देखने को मिल रहा है? आजकल आपके पास पहुंचने से पहले ग्वाला जो है 2-3 लेयर पानी मिला देता है, ठीक है ना। हाँ, तो शुद्ध दूध में देखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, ठीक। तो ओवरऑल ये है, वर्ष 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में बदलने के लिए भारतीय काजू और कोको के समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव है। ये ध्यान में रखिएगा, किसको प्रीमियम वैश्विक ब्रांड बनाना है? कोको और काजू, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे आइए, भारत विस्तार। केंद्रीय बजट में भारत विस्तार जो बहुभाषीय एआई टूल है, जिसे एआई प्रणाली सहित कृषि संबंधी प्रणालियों के लिए आईसीए, छोड़िए इसे, हटाइए, बेकार है, पूछा नहीं जाना। मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए प्रतिबद्धता, ठीक है ना। इसमें जो है उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए निमहंस 2 की स्थापना की जाएगी, ठीक है ना। रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नयन किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये 2 जगहों का नाम याद रखिएगा, रांची और तेजपुर। तेजपुर कहाँ है? असम, ठीक है ना, क्लियर। और रांची कहाँ है? झारखंड। इन 2 जगहों पे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड, ठीक है ना, क्लियर, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड एक राष्ट्रीय संस्थान, ठीक है ना, वो क्या होगा? उसका क्षेत्रीय शीर्ष संस्थान के रूप में इनको क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, पूर्वोदय राज्यों और उत्तर पूर्व क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया है। जैसे दुर्गापुर में बेहतर संपर्क नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे का विकास, ठीक है ना। दुर्गापुर जान रहे हैं कहाँ है? पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, इस बार चुनाव भी है, बंगाल चुनाव भी है इस बार, वेस्ट बंगाल, तो दुर्गापुर, ठीक, वहां पे भी ध्यान दिया गया है।
5 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण, ठीक है ना, 5 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण, 4000 ई बसों के प्रावधान का क्या है, प्रस्ताव, ठीक है ना। कितने ई बस, 4000। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए नई योजना। इन जगहों पे बौद्ध सर्किट बनाया जाएगा। कहाँ कहाँ, एक अरुणाचल में, ठीक है ना भाई, यहाँ तवांग मठ भी है, जान ही रहे हैं आप। सिक्किम है, सिक्किम भी बौद्ध के लिए काफी जाना जाता है। असम भी है, ठीक है ना, मणिपुर है, उसके अलावा मिजोरम है और त्रिपुरा। इन सब में हमारा क्या, बौद्ध सर्किट, एक सर्किट बना देंगे जो इन राज्यों को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। आगे आइए, 16वां वित्त आयोग, ठीक है ना, 16वां वित्त आयोग, ठीक। सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वित्त आयोग अनुदान के रूप में 26-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। 1.4 लाख करोड़ रुपए ये 16वें वित्त आयोग के लिए से राज्यों के लिए अनुदान, ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे आइए, नेक्स्ट हमारा है प्रत्यक्ष कर नया आयकर अधिनियम, ठीक। नया आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद इधर आपकी कई योजनाएं हैं, ठीक, इसे एक बार देखिएगा। आते हैं सहकारिता पे। दूध, तिलहन, फल सब्जियों में आपूर्तियों में लगी सहकारी संस्थाओं को पहले से उपलब्ध कटौती का विस्तार, अब पशु चारे और बिनौले की आपूर्ति करके ये सब छोड़ दी फालतू चीजें, अभी बहुत ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। भारत के विकास इंजन के रूप में आईटी क्षेत्र को सहायता दी जाएगी, ठीक है ना। इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर विकास सेवा, आईटी समर्थित सेवा, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं, सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित सेवाएं 15.5% के एक समान सेफ हार्बर मार्जिन के तहत आएंगी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने की सीमा ये सब छोटी है, बहुत वो नहीं है। वैश्विक व्यापार और निवेश आकर्षित करना, ठीक है ना। ऐसी विदेशी कंपनी के लिए 2047 तक कर रियायत दी जाएगी जो भारत से डेटा केंद्र सेवाओं का उपयोग करके इस पे आइए। देखिए इसमें दिया हुआ है, इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ ये न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामग्रियों के आयात पर मौजूदा मूलभूत सीमा शुल्क का वर्ष 2035 तक क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा, ठीक है ना। जो मूलभूत सीमा शुल्क है उसका विस्तार कब तक किया जाएगा, 2035 तक, ठीक है ना, क्लियर। लक्ष्य याद रखिएगा। आगे है, आगे क्या हो रहा है बेटा, खत्म। अब इसमें इम्पोर्टेंट के लिए दूसरा पेज हम लोग देखते हैं, जो दूसरे पेज पे, ठीक है ना। इसमें लिखा बहुत कुछ रहता है लेकिन हर चीज पढ़ने वाली नहीं होती, ये कहा गया। डाउनलोड्स, इस पे आइए। देखिए ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना, ये हम लोग देख चुके हैं। इसमें कुछ चीज़ें और हैं, ठीक।
आपको यहाँ देखना है, जैसे सबसे पहले यहाँ डालो, ठीक है ना। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ दी है, जैसे दिया हुआ है यूनियन बजट, इसमें वस्त्र उद्योग के लिए एकीकृत कार्यक्रम, ठीक है ना। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का शुभारंभ किया जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद आइए वस्त्र कौशल इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा और आधुनिकता के लिए समर्थ 2.0 मिशन, ठीक है ना, क्लियर। तो ये पूछा जा सकता है कि समर्थ 2.0 मिशन किससे संबंधित है, ठीक है ना, किससे संबंधित है। वो आपका किससे, वस्त्र कौशल इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और उनकी आधुनिकता से संबंधित है, उनके मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है कि क्या मॉडर्नाइजेशन उसमें कर रहे हैं। फिर आइए, हमने ये बताया कि प्राकृतिक मानव निर्मित और न्यू एज फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए एक राष्ट्रीय फाइबर योजना होगी, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद हमारा है लघु मध्यम उद्यमों को चैंपियन बनाना और सूक्ष्म उद्योगों को सहायता प्रदान करना, ठीक। इसमें क्या है कि एमएसएमई के लिए एक हमने फंड भी बनाया था अपने, कौन सा था, एसएमई फंड, ठीक है ना, वो 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई फंड, कितना, 10,000 करोड़ रुपए का, ये याद रखिएगा। और पहले से जो आत्मनिर्भर भारत फंड चल रहा था 2,000 करोड़ का, वो एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद इक्विटी सहायता 10,000 करोड़ रुपए में एसएमई विकास निधि, वही डेवलपमेंट फंड की शुरुआत की गई है। आत्मनिर्भर भारत कोष में 2,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे पहले की तरह। आगे आइए, लिक्विडिटी सपोर्ट भी किया जाएगा। इसमें क्या है, क्या है, यही तो था, इस पे आइए, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना, कि ट्रेड्स, ठीक है ना, ये ट्रेड्स है के साथ एमएसएमई के लिए 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उपलब्धता, पेशेवर सहायता, ये प्रोफेशनल्स के लिए है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेड्स आपका पूछा जा सकता है कि ट्रेड्स का संबंध किससे है, तो किससे है, एमएसएमई से, ठीक है ना, क्लियर। और दूसरी और तीसरी शहरों की श्रेणी में, मतलब टीयर 2 और टीयर 3 जो शहर हैं, ठीक है ना, उनमें कारपोरेट मित्रों का कैडर जो है तैयार किया जाएगा और इस कैडर से किफायती लागत पर एमएसएमई को अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या किया जाएगा, मदद किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, पूछा जाए कि कारपोरेट मित्र कैडर किन शहरों में दिया जाएगा, तो टीयर 2, टीयर 3। आपको ऑप्शंस भी दे सकते हैं, टीयर 1, टीयर 2 कि टीयर 2, 3, ठीक। तो इस तरह से ऑप्शंस दे सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर दिया हुआ है हमारा क्या, कि केंद्रीय रेशम बोर्ड, ठीक, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रेशम बोर्ड यानी सेंट्रल सिल्क बोर्ड द्वारा वित्तीय राशि स्वीकृत की सीमा बढ़ा दी है। इस कदम के उद्देश्य की परियोजनाओं के मंजूरी होने वाले देरी कम करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है रेशम बोर्ड के बारे में, स्थानीय निकाय, ये एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 48 में अधिनियम पारित करके किया गया था। मंत्रालय जो है इसका केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय है, उसके अधीन आता है रेशम बोर्ड, ठीक है ना, क्लियर। और भारत का स्थान जो है विश्व के रेशम में कैवा है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। उपभोक्ता में देखा जाए तो नंबर 1 पे है, ठीक है ना, लेकिन अगर उत्पादक देखा जाए तो हाँ। आगे आइए, रेशम का प्रकार आप जान रहे हैं, मलबरी, ओक, टसर, ठीक है ना, और फिर उसके बाद मूंगा और एरी, ठीक है ना, क्लियर, ये आपके आते हैं। जैसे ये एग्जाम में आप लोगों के प्रश्न भी आता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आ भी चुका है कि कौन से कहाँ से आता है। जैसे मलबरी है, मलबरी शहतूत कहाँ का है,
इसके लिए फेमस कौन सा राज्य है? बताओ बेटा। नहीं मालूम? कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। ठीक। किसके लिए? मलबरी। मलबरी यानी शहतूत। दूसरा है हमारा टसर। टसर सिल्क कहाँ के लिए? कौन सा राज्य फेमस है? भाई जब सब ज्योग्राफी में है, इंडिया ज्योग्राफी में सारी पूछी जाती है। कौन सा राज्य है? झारखंड। ठीक है ना। और एरी और मूंगा के लिए? एरी और मूंगा है? नहीं नहीं, मूंगा सिल्क है। मूंगा सिल्क और एरी सिल्क दोनों के लिए हमारा मेघालय जाना जाता है, उधर। ठीक है ना। असम, वो मेघालय, मिजोरम, वो वाला क्षेत्र जाना जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ये चारों पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसे याद रखिएगा। ठीक, फिर यहाँ है आपका क्या? रेशम उत्पादक मुख्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जो है कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और ये, मतलब इसमें तो वो क्षेत्र दिए हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मलबरी के लिए कौन? कर्नाटक। फिर टसर, टसर है, टसर सिल्क के लिए झारखंड। और उसके बाद हमारा मूंगा और एरी के लिए कौन? असम हो गया, मेघालय हो गया। ठीक है ना, ये सब आपके जाने जाते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा है ये शहतूत सबसे ज़्यादा होता है, मतलब अगर सबसे ज़्यादा अगर सिल्क माना जाए, ठीक है ना, तो किससे? मलबरी। ठीक है ना, क्लियर। और टसर वाला आई थिंक अर्जुन का वृक्ष होता है, उससे वो किया जाता है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट, लेकिन है कुछ ऐसा। आगे दिया हुआ है अनुसंधान विकास और नवाचार, RDIU। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के तहत 2 संस्थानों को द्विस्तरीय फंड के पहले प्रबंधन के रूप में मंजूरी दी गई है। ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब RDI का मतलब क्या? रिसर्च डेवलपमेंट, ठीक है ना, एंड इनोवेशन योजना के तहत कितने संस्थान बनाए जाएंगे? 2 संस्थान। ठीक है ना, क्लियर। ये संस्थान है पहला क्या? प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड। ठीक है ना, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक। दूसरा हमारा है क्या? प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? बीराक कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो बीराक का मतलब क्या? बायोटेक्नोलॉजिकल उद्योग यानी इंडस्ट्री, R फॉर रिसर्च, ठीक है ना, और C फॉर काउंसिल, A फॉर एड होगा। ठीक है ना, एड यानी सहायता, एडेड। ठीक, क्लियर। तो ये बीराक हो गया। अनुसंधान विकास और नवाचार योजनाओं के बारे में, तो अगर आपसे पूछे कि RDI में, RDI का मतलब क्या? रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन में 2 संस्थाएं कौन कौन सी खुल रही हैं? तो एक बीराक और एक दूसरा हमारा कौन? TDB। ठीक है ना, TDB जो है वो केवल प्रौद्योगिकी से, ठीक, और बीराक जो है वो बायो प्रौद्योगिकी से, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीज याद रखिएगा। आगे आइए, उसके बाद ऐसे ही है दूसरा दिया हुआ स्पेशल पर्पस फंड, ये विशेष प्रयोजन निधि। ठीक है ना, ये किसके लिए है? इसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत स्थापित किया जाएगा, स्पेशल पर्पस फंड। ठीक है ना, क्लियर। और यह फाउंडेशन निधि के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। द्विस्तरीय फंड प्रबंधक, ठीक है ना, ये विशेष प्रयोजन निधि से यहाँ ओवरऑल आप केवल ये याद रखो, स्पेशल पर्पस फंड। ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है क्या? विशेष प्रयोजन निधि ये किसके लिए स्थापित किया जाएगा? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत स्थापित किया जाएगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं, बाकी सब ज्ञान है ऐसे ही। बजट में कितने कर्तव्यों में जोर दिया गया है? 3 कर्तव्य हमने बताया था। ठीक, और कर्तव्य भवन में पहली बार वो किया गया है। ठीक है ना, तो कर्तव्य भवन में किया गया है तो पहली बार, इसी वजह से 3 कर्तव्य रखे गए हैं। ठीक है ना, तो ये 3 कर्तव्य हैं। पहला क्या? अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना। ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्या है? आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी क्षमताओं का विकास कर भारत की समृद्धि में मजबूत साझेदार बनना।
ठीक है ना। और तीसरा है क्या, सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म, क्षेत्र की संसाधनों और सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना। दूसरा आ जाइए, देखिए कार्बन कैप्चर है, ठीक है ना, क्लियर, कार्बन कैप्चर, यूज, स्टोरेज, ठीक है ना, संग्रहण, ठीक। उसके तहत ये 5 जो है वो क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है ना, जिनमें CCUS तकनीक का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। ये कौन कौन से फील्ड है, पहला है आपका विद्युत यानी इलेक्ट्रिक, दूसरा है इस्पात, तीसरा है सीमेंट, चौथा है तेल शोधन यानी ऑयल रिफाइनरी, और पांचवा है केमिकल। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल शोधन कारखाना कौन सा है, मथुरा, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा ये बताइए, एक प्रश्न आता है एनवायरमेंट का, आता है कि मथुरा के ऑयल रिफाइनरी से ताजमहल के उस पर जब मार्बल्स पर काले धब्बे नजर आने लगे थे, वो किस पोल्यूशन का इफेक्ट है, वो किस पोल्यूशन का इफेक्ट है। उस पर जो है सरकार ने रोक भी लगाया था, ठीक है ना, मथुरा रिफाइनरी पे कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना, वो कर दिया था कि आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे, फिर वो चालू हो गई, ठीक है ना। तो कौन सा, ये ध्यान में रखिएगा, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में भी कौन, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, ठीक है ना। जब ऑयल रिफाइनरीज होती हैं तो ऑयल रिफाइनरीज से जो एयर पोल्यूटेंट निकलता है दैट इज नोन एज क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एयर पोल्यूटेंट, ठीक है ना, क्लियर, एयर पोल्यूटेंट है। अच्छा दूसरा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन के लिए विच इज एक्ट एज इंडिकेटर्स, इंडिकेटर का कौन काम करता है, विच इज एक्ट एज इंडिकेटर फॉर सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, बताइए, है कौन सा है जो इंडिकेटर के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रयुक्त होता है, ग्रीन हाउस गैस, इंडिकेटर संकेतक के रूप में, ये ध्यान में रखिएगा, लाइकेंस, लाइकेंस आर यूज एज इंडिकेटर, ठीक है ना। जहां सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन पाया जाता है उन जगह पर लाइकेन जो है उत्पादित नहीं होते हैं, ठीक है ना, मतलब ग्रो ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो पता चल जाता है कि उस जगह कौन सा पोल्यूशन है, तो वो इंडिकेशन है, ठीक है ना, वो क्या है, इंडिकेशन। और लाइकेन जो है, लाइकेन किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, संयोजक कड़ी है, हैं? लाइकेन किसके बीच संयोजक कड़ी है, लाइकेन इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, साइंस है, कहाँ आप लोग हैं, किस जगह हैं। Lichens are connecting link between algae and fungi. शैवालों और कवकों के मध्य संयोजक कड़ी एल्गी कौन है, लाइकेन है। कवकों यानी फंजाई और शैवालों और एल्गी, ठीक, के मध्य बिटवीन कनेक्टिंग लिंक यानी संयोजक कड़ी कौन है, लाइकेन। लाइकेन खाना बनाने का काम जो करता है वो एल्गल पार्टनर करता है यानी शैवाल करता है, और जो रक्षा का कार्य करता है, प्रोटेक्शन का कार्य करता है, वो फंजाई होता है बिकॉज ऑफ इट्स सेप्रोफिटिक नेचर, उसके मृतोपजीवी नेचर के कारण, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं भाई, ठीक है ना, हाँ ठीक। जो मैंने प्रश्न पूछा था, लाइकेन आर इंडिकेटर, ठीक है ना, ऑफ विच पोल्यूटेंट, तो वो IS तक में रिपीटिशन में पूछा गया है, ठीक है ना। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हुआ। आगे आइए, विद्युत, इस्पात, सीमेंट, तेल शोधन और केमिकल्स। उसके बाद आइए, ये अगले 5 वर्षों में CCUS को कितना दिया जाएगा, 20,000 करोड़ रुपए परिव्यय, ठीक है ना। दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए हमने बताया था 2 योजनाएं हैं, एक है हमारा क्या, दिव्यांग जन कौशल योजना, और एक दिव्यांग सहारा योजना। ये मैंने कल आप लोग को डिफाइन किया था। आगे आइए,
अगला है ज्ञान, तकनीक और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की रणनीति बायोफार्मा शक्ति। यानी हमारा कौन सा इकोनॉमी, वाइड इकोनॉमी, ठीक है ना। इसका उद्देश्य भारत में वैश्विक बायोफार्मा निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना। बायोफार्मा शक्ति अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए परिव्यय का क्या है, वो है, ठीक है ना। आप लोग जानेंगे। बजट एट अ ग्लांस एक बार देख लीजिए। इसमें ये सब ऐसे ही है दिया हुआ, दुनियादारी इधर छोड़ दीजिए, अभी ऐसे ही है, ठीक। इसे भी ठीक, हाँ। अभी फिलहाल देखिए इसमें रिवाइज्ड एस्टीमेट जो है, संशोधित अनुमान, ठीक है ना। 25-26 में कुल व्यय इतना करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था। इसकी तुलना में अभी इसे भी छोड़े रही है, इस पे आइए, ठीक। बजट अनुमान 26-27 में कुल व्यय कितना है, इतना का अनुमान लगाया गया है, जिसका कुल पूंजीगत व्यय इतना करोड़ और प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है, इतना है। यह हाईलाइटेड है, इसे याद कर लीजिएगा। आगे आइए, ठीक। इसमें दिया हुआ है क्या कि 26-27 में राज्यों का अंतरित कुल संसाधन 25-43-769 करोड़ है, जिसमें राज्य का हिस्सा अनुदान, ऋण और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्गमन आदि शामिल है। अच्छा, इस बात ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस राज्य को अनुदान दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा अनुदान किसको दिया गया है, उत्तर प्रदेश को। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब ये है बजट में विकसित भारत की ओर एक ठोस कदम, ठीक। 7% की उच्च विकास दर ये वो की गई है, ठीक है ना। फिर विकसित भारत के स्तंभ 2 हैं, आपको दिख रहा होगा, एक जन केंद्रित विकास और एक आर्थिक विकास को बनाए रखना, ठीक। फिर सुधार और बयानबाजी ऐसे ही है, ठीक। वो फालतू की चीज है, अभी उसे ना देखिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा, अच्छा ये आपको दिख रहा है 7 सेमी हाई स्पीड, ठीक है ना, क्लियर। तो फिर उसके बाद जो है सेमी कंडक्टर मिशन 40,000 करोड़, ठीक। उसके बाद 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड, वही उभर के क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, देख रहे हैं, और ये मिल भी जाएंगे एग्जाम्स में बार बार पढ़ने से। बायोफार्मा शक्ति ये आप जान गए। फिर उसके बाद 2030 तक 50+1 और -1% कर्ज जीडीपी अनुपात होगा, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद है आपका फिस्कल डेफिसिट कितना निर्धारित, 4.3। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया 4.3, इसे याद रखिएगा हर हाल में, ठीक है ना, क्लियर। और उसके बाद दिया है कैंसर की कितनी दवा, 17 और दुर्लभ के साथ, ठीक है ना, दुर्लभ बीमारियों की, ये यार 17 और 7 में कंफ्यूज मत होइएगा। कैंसर की 17 और दुर्लभ बीमारियों की 7, ठीक है ना, क्लियर। ये चीजें हैं। इनके अलावा आ जाइए पूर्वोदय और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये किया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें डुंगुगी सूसा फ्रेट कॉरिडोर, पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे का विकास, ठीक है ना। उसके अलावा हाँ देख लीजिए, ये है बुनियादी जीवा शुल्क करके है, ठीक है ना। इस पर छूट कब तक दी गई है, 2033 तक। इसे याद कर लीजिएगा, ये परमाणु ऊर्जा विस्तार में है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनके अलावा आपका CCUS परिव्यय आप जान रहे हैं, 5 फीट्स में कितने हजार करोड़ का, ये याद रखिएगा, 1000 करोड़ याद रखिएगा, 20,000 करोड़, ठीक है ना। और एसएमई फंड कितने का, 10,000, ठीक है ना। सेमी कंडक्टर मिशन कितना, 40,000 करोड़, ठीक है ना, क्लियर। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। सेमी कंडक्टर मिशन ये है, ठीक है ना। फिर उसके बाद बायोफार्मा भी 10,000 करोड़ है ना, हाँ 10,000 करोड़ है, ठीक है ना। कैंसर की इतनी दवाएं ये हो गई, शिक्षा से रोजगार ये, ठीक। 1.5 लाख केयर गिवर्स को क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण,
ठीक है ना, ये केयर इकोनॉमी में आएगा। जी सर। अच्छा, ऑरेंज इकोनॉमी को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वो पॉइंट भी आप लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। फिर मेडिकल टूरिज्म के लिए, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के लिए 5 हब बनाए जाएंगे, ठीक है ना, ये मेडिकल वैल्यू टूरिज्म है। ठीक, उसके बाद हमारा है निजी क्षेत्र के साथ, ये तो क्लियर हो नहीं रहा, कोई नहीं, आगे आइए, आगे बहुत कुछ है अभी। बायो फार्मा निर्माण हब बनाएंगे, कितना, 10,000 करोड़। ठीक, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 कितना, 40,000 करोड़, वही इसी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है ना, के विनिर्माण में। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनेगा, ये 4 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। 3 समर्पित रसायन पार्क, रसायन पार्क कितने थे, 3, ये याद कर रहे थे हम लोग। फिर उसके बाद सीसी, ये क्या है, निर्माण और अवसंरचना उपकरण, CIE को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को पेश किया जाएगा। कंटेनर विनिर्माण योजना के लिए 5 वर्षों में कितना, 10,000 करोड़, ये किसमें है, कंटेनर विनिर्माण में है, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद है 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टर्स के पुनर्निर्माण की योजना पेश की जाएगी। विरासत औद्योगिक क्लस्टर है ये, ठीक है ना, 200। उसके बाद आइए, उसके बाद विकसित भारत जी राम जी के लिए बम्पर बजट, ठीक है ना, क्लियर। मतलब इसमें मनरेगा की जगह इस बार जान ही रहे हैं आप लोग, क्या ये लोग लेके आ रहे हैं, विकसित भारत जी राम जी, ठीक है ना, क्लियर, विकसित भारत जी राम जी। ठीक, अब इसमें दिया हुआ है, देखिए, ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए इतना आवंटित है, वर्ष 2047 तक 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, ये भी याद रखिएगा। ये सब पॉइंट्स हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्या, कितनी लखपति दीदी बनाना है, 3 करोड़। जैसे अभी ये चीजें हो रही हैं कि भाई अभी लखपति दीदी बना रहे हैं, आगे जाकर के करोड़पति दीदी भी हम लोग बनाएंगे, ऐसा भी लक्ष्य आता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, वर्ष 2027 तक 3 करोड़ लखपति दीदी, ठीक है ना, अब लखपति दीदी, ठीक, सरकार जान ही रहे हैं, ठीक, लखपति भैया नहीं बनाना है, ठीक। आगे आइए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कितना मिला है, इतना। गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए सबसे ज्यादा धन, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इतने का प्रावधान है, ठीक है ना, क्लियर। और आप ये देख रहे हैं, वही सरकार का लक्ष्य कब तक, ठीक है ना, 3 करोड़ लखपति दीदी, ठीक है ना। अच्छा, मोदी जी ने इस बजट को रिफॉर्म एक्सप्रेस कहा है। इसमें रिफॉर्म एक्सप्रेस का मतलब जान लीजिए, नीतिगत फैसलों में तेजी लाना, ठीक, पुराने और जटिल कानूनों का सरलीकरण, ठीक, साथ ही इसका मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, निवेश और रोजगार सृजन को फोकस करना। रिफॉर्म एक्सप्रेस हमारे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपनी गति बनाए रखेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कह चुके हैं कि सरकार का मूल मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, RP और T, ठीक है ना, RPT, R फॉर रिफॉर्म, P फॉर परफॉर्म, T फॉर ट्रांसफॉर्म, RPT, ठीक है ना, रपट, ठीक। आगे, रिफॉर्म से अर्थव्यवस्था, उद्योग, रोजगार, प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव कर रही है, ठीक है ना। इनके अलावा ये देखिए, मनरेगा की जगह क्या आ रहा है, प्रधानमंत्री जी राम जी, ठीक है ना। तो ये वो किया जा रहा है, इसमें ये सब पढ़िएगा, एक बार देखिएगा। बाकी आगे देखिए, महिलाओं के लिए, ये महिलाओं के लिए अलग से है, ठीक है ना। जैसे आने वाले मेंस में, अभी मेंस की डेट भी आ चुकी है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश PCS में, तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जाहिर सी बात है कि बताइए इस बार के बजट में महिलाओं के लिए क्या क्या रहा। तो महिलाओं के लिए खुद एक पेज है, उसमें जो जो चीजें हैं, पहला तो वही है कि 3 करोड़ लखपति दीदी 2027 तक बना देंगे, है कि नहीं है? हाँ, ठीक। आगे लखपति दीदी के लाभार्थी देख लीजिए, सबसे ज्यादा लाभार्थी कौन है, मध्य, और दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। तो
ये चीज याद रखिएगा। हालांकि सबसे ज्यादा लाभ 3 साल में के बजट में सबसे ज्यादा कहाँ है, ठीक है ना। आगे आइए, फिर एक चलाया गया शी मार्ट। शी मार्ट, मार्ट का मतलब बाजार, मार्ट का मतलब क्या, बाजार। अब इसमें आपको देखो दिया हुआ है बजट में लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाते हुए इसे शी मार्ट से जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। इसको किससे जोड़ दिया जाएगा, शी मार्ट। शी मार्ट दैट वन इज यूजफुल फॉर क्या, वुमेन्स ओनली, ठीक है ना। मतलब उनको ओरिएंटेड करके वो किया जाएगा शी मार्ट। शी मार्ट महिलाओं के लिए समर्पित ऐसे बाजार या मंच हैं जहां महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, स्टार्टअप्स और कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने का, मतलब जैसे अगर लखपति दीदी इनको बनाना है तो उसके लिए सबसे कारगर क्या है, SHGs, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स, ठीक है ना। कि कुछ महिलाएं क्या करते हैं, मिल करके एक संगठन बनाती हैं, उसके जरिए क्या करती हैं, ठीक, हाँ। तो ओवरऑल ये क्या है, स्वयं सहायता, महिला उद्यमी बन गई, स्टार्टअप सबने स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो ये एक वो हो जाता है, ठीक। अच्छा, हर जिले में महिला छात्रावास भी बनाने की योजना है। हर जिले में, मतलब आपके कुल इस समय प्रेजेंट टाइम में जितने जिले हैं, 600 समथिंग जिले जो हैं, उस सब में जिले में एक सरकार की ओर से क्या बनेगा, महिला छात्रावास बनेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये भी है। फिर लखपति दीदी योजना को विस्तार मिलेगा और महिलाओं को स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना। इनके अलावा निर्भया फंड में भी कितना है, 200 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, निर्भया फंड में भी आपको कितना दिया गया है, 200 करोड़ रुपए। ये भी पूछा जा सकता है, ये सब सारे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो ध्यान में रखिएगा। फिर नारी शक्ति पर सरकार की अच्छी पहल है, ठीक है ना। क्या क्या कैसे कैसे एक बार पढ़िएगा इन्हें, ठीक है ना। उज्जवल भविष्य की नींव सशक्त करने वाला बजट है, ठीक है ना। तो उसे एक बार देख लीजिएगा कि किस तरीके से, ठीक है ना। फिर ये टैक्स स्लैब्स दिए हुए हैं कि नए टैक्स स्लैब, जैसे आपका 4 लाख रुपए तक की आय पर कितना, 0, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा दिया गया है 8 लाख रुपए तक 5%, फिर 12 लाख रुपए तक 10%, फिर 16 लाख तक 15, 20 लाख तक 20% और 24 से 25%, ठीक है ना। मतलब 24 लाख तक आपका 25% और 24 लाख से ऊपर अगर आ रहा है तो आपका कितना, 30%। ये आपका क्या होगा, टैक्स स्लैब्स दे दिए गए हैं, इसे एक बार देखिएगा, ठीक है ना। और पुरानी कर व्यवस्था का आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। मेनली आपको यही सब पूछा जाता है कि इस समय मिनिमम टैक्स स्लैब क्या है, कितना है, जब तक शून्य हमारा है, ठीक है ना। तो ये सब पूछे जाते हैं। फिर रुपया कहाँ खर्च होता है और कहाँ से आता है, कहाँ जा रहा है, इनमें ध्यान में रखिएगा। कहाँ से आता है में आप शुरुआती ये याद रखना, इसमें जो पूछा जाता है मैं बता दे रहा हूँ। पूछा ये जाता है कि जो 24% है ना, कहाँ, उधारी और देनदारी, इसके 3 फील्ड याद कर लीजिएगा जो ज्यादा वाले हो, ठीक है ना। जैसे आपका उधारी और देनदारी 24%, इनकम टैक्स 21%, फिर उसके बाद 18% कारपोरेट टैक्स हो गया, और उसके बाद हमारा 15 GST, ठीक है ना। तो इसमें से कोई 4 आपको दे देगा और आपको क्या करेगा, परसेंटेज देगा और मैच करने को दे देते हैं। ऐसे पेपर्स में आते हैं, देखिएगा PCS का उठा के। और उसके अलावा कहाँ जाता है, इसमें आ जाइए, सबसे ज्यादा कहाँ खर्च हो रहा है, टैक्स के हिस्से में, ठीक है ना। फिर उसके बाद ब्याज भुगतान में, फिर केंद्र योजनाएं जो होती हैं, ठीक है ना। 11% हमारा रक्षा है, ये पूछा जाता है कि रक्षा में सरकार इस बार कितना बजट एलोकेट की है, कितना परसेंट, 11%। फिर उसके बाद हमारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 8%, ठीक है ना। फिर इनके अलावा सब्सिडी में कितना, ठीक है ना। और पेंशन जिनको मिल रही है वो कितना, 2%, ठीक है ना। तो ओवर ये चीजें हैं। फिर उसके बाद हमारा आप ये देख रहे हैं कॉरिडोर्स जो बन रहे हैं 7, ठीक है ना, क्लियर। तो इसे एक बार पढ़िएगा, बाकी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए फिर, ओके।